मीडिया के जरिए आपको यह पता पड़ गया होगा कि रैपिड टेस्टिंग किट इतनी सक्सेसफुल नहीं है, उसको ज्यादातर जगह से वापस किया जा रहा है। और मेन कारण जो 10 दिन पहले के वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था उसका यह है कि संक्रमण होने के 10 दिनों बाद तक उस टेस्टिंग किट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो टेस्टिंग किट वायरस को नहीं एंटीबॉडी को टेस्ट करती है जो वायरस के अगेंस्ट शरीर ने बनाया है। इसलिए यूज में आने वाली जो टेक्निक है वो RT-PCR है। ये RT-PCR कैसे काम करती है इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 20वीं सदी के बाद ही हमने जेनेटिक मटेरियल को देखा था, समझा था और उसके बारे में अच्छी जानकारियां हमने हासिल की थी। और उसके बाद में आपने ये भी खबरें सुनी होंगी कि DNA मैचिंग से पता पड़ जाता है कि किसका कौन किसका बाप था, वगैरह वगैरह कई सारी चीजें। और साथ ही के अंदर यह भी आपने सुना होगा कि कहीं से किसी का बाल या किसी का कुछ नाखून वगैरह पता पड़ जाता है तो उससे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी यूज में लिया जाता है। तो इन सभी के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वही टेक्निक वायरस के लिए भी यूज की जा रही है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली जो टेक्निक थी वही टेक्निक वायरस इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी पता पड़ रही है। और जो रैपिड टेस्ट है जिसमें एंटीजन वगैरह पता पड़ते हैं, एंटीबॉडी पता पड़ती है सॉरी, वो फेल हो चुकी है। तो जेनेटिक मटेरियल DNA होता है और RNA होता है। क्या आपको यह बात पता है कि आपके शरीर के अंदर जितने भी सेल हैं उन सब के अंदर एक ही तरीके का DNA है, मगर फिर भी वो अलग अलग तरीके से सेल बनाता है। मतलब वो सेल जिसने आंख बनाई है और वो सेल जिसने आपके हाथ बनाए हैं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एक ही है, मगर एक सेल ने उसको आंख बनाया, एक ने उसको हाथ बनाया। खैर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर यह डिस्कस कर रहे हैं कि शरीर का कोई भी जो सेल है, क्योंकि उसके अंदर DNA एक जैसा है, उसी तरीके से वायरस जो है उसकी जितनी भी कॉपीज हैं उसके अंदर RNA एक जैसा है। अब ये जो RT-PCR टेक्निक है इसके अंदर क्या करते हैं, हम कोई भी जो सैंपल है, मान लीजिए RNA वाला जो सैंपल है, इस सैंपल का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसके बाद में इस टेक्निक के जरिए इस सैंपल की हजारों कॉपियां बना लेते हैं। मतलब छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसको फिर एम्पलीफाई करते हैं, उसकी हजारों कॉपियां बना लेते हैं। हजारों कॉपियां इसलिए बना लेते हैं क्योंकि जो सैंपल है आपको पता है नाक के अंदर या मुंह के अंदर जो भी डाल रहे हैं उस स्वैब के अंदर थोड़े बहुत सेल्स आते हैं जिसके अंदर छोटा सा जो वायरस है वो छोटा सा आ जाता है। तो उस वायरस को पहले मशीन के अंदर डाल के उसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है और बहुत सारी मतलब लाखों करोड़ों कॉपीज बनानी है, ताकि उन करोड़ों कॉपीज के अंदर से वो जेनेटिक मटेरियल, वो जो DNA है या RNA का वो हिस्सा है जो केवल वायरस में पाया जाता है, इंसान में नहीं पाया जाता, उस वाले हिस्से को चेक किया जाता है। मतलब सैंपल के अंदर एक वायरस आया है, इसकी हम लाखों कॉपियां बनाते हैं और ये लाखों कॉपीज बनाने के बाद में हमारे पास में इतने सारे वायरस के रेप्लिका वहां मौजूद हो जाते हैं कि उसके अंदर से छोटे छोटे जो उसके जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा है उसको हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि एक अकेले वायरस को तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, उसकी हजारों कॉपियां बना दो और उसको बनाने के बाद में उसके अंदर से फिर ढूंढो कि क्या ये चीज इसके अंदर है या नहीं। तो वायरस के अंदर ये प्रोटीन कोट होता है और बीच के अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जैसे हमारे में DNA होता है इसके अंदर RNA होता है। तो इस DNA को क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे हिस्से के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और ये जैसे ये इतना सा टुकड़ा है, एक ये इतना सा टुकड़ा है और बाकी भी ये जो छोटे छोटे से टुकड़े अलग अलग से काट लिए गए हैं, इनको एनालाइज किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे वायरस इकट्ठे कर लिए हमने RT-PCR से, इसलिए जब उनके टुकड़े होंगे तो बहुत सारे हजारों करोड़ टुकड़े हो जाएंगे उनके, और हमारे पास में एक ही प्रकार के बहुत सारे टुकड़े मौजूद होंगे जिनको आइडेंटिफाई करना हमें आसान रहेगा। तो इन सभी टुकड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, मगर साइंटिस्ट ऐसा करते नहीं है। वो केवल एक टुकड़ा चूज करते हैं जो कि सबसे अलग होता है और सबसे आसान होता है आइडेंटिफाई करना। और हर एक टुकड़े को नहीं देख रहे साइंटिस्ट, केवल एक वो टुकड़ा देख रहे हैं या एक या कुछ टुकड़े देख रहे हैं कि अगर ये चीज वहां पर मिल गई इसका मतलब इसके अंदर वो वायरस था। और साइंटिस्टों ने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखा है कि ये वही चीज है जो किसी भी इंसान के अंदर मिल नहीं सकती। मतलब वो एक छोटे से वायरस की एक और छोटी सी चीज जो केवल और केवल उस वायरस के अंदर मौजूद है, इंसानों में मौजूद नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मगर उसके पहले उनको जो सैंपल होता है उसको कई लाखों गुना बड़ा करना होता है और वो सबसे मुश्किल काम है जो 1960s के बाद के अंदर अब जाके हो रहा है। और पहले तो ये बहुत ही मुश्किल काम था। इसमें मुश्किल क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये ऊन का गोला है, इसी प्रकार से DNA की या RNA की पैकिंग होती है। एक एक रेशा अलग करना हो तो क्या करेंगे, इसका जो धागा है वो अलग करेंगे सबसे पहले, फिर ये जो धागा है इसको भी हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि ये 3-4 जो रेशे होते हैं उनका आपस के अंदर गुथ के ये धागा बना होता है। तो इन रेशों को भी अलग अलग करके किसी एक रेशे को पकड़ लेंगे और इस रेशे को भी छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ देंगे और उस हिस्से को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि वायरस के अंदर हम सर्च कर रहे हैं।
अब अगर ऊन का गोला है तब तो बड़ा आसान है, उसको सीधी किस तरीके खोल दो और उसके बाद में जो धागा है उसको ऐसे ऐसे करके उसको अलग कर दो। मगर मॉलिक्यूल्स के अंदर, वायरस के अंदर, जो बहुत ही छोटा वायरस है उसके अंदर ये कैसे करेंगे? तो उसके अंदर ये काम करती हैं कुछ एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स बहुत समय लेती हैं। मगर साइंटिस्टों को पता लगा कि डीएनए को 90 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब बॉइलिंग होती है 100 डिग्री, 90 डिग्री सेल्सियस तक अगर अपन उसको गर्म कर देंगे तो ये सारे के सारे रेशे अपने आप धीरे धीरे करके खुल जाएंगे। तो अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको आपने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, और गर्म करने से ये अपने आप खुल के और अलग अलग इसके रेशे अलग हो गए। डीएनए में तो डबल स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, मतलब जैसे हमारी सीढ़ी होती है उसी तरीके से डीएनए होता है। और फिर उसके बाद में सीढ़ी को अगर ये घुमा दो, यानी कि ये जो सीढ़ी हमने ली है इसको हमने घुमा दिया है तो ऐसी बन गई है, तो इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रैंड्स को पहले खोलना पड़ेगा और फिर इनको डबल करना पड़ेगा, मतलब ये जो सीढ़ी है इसको खोलना पड़ेगा, और जैसे जैसे ये खुलती जा रही है यहां पर दूसरे हिस्से लगाते जाने पड़ेंगे। तो थोड़ी देर बाद में ये क्या बन जाएगा? 2 सीढ़ियां बन जाएंगी। तो पहले उसको खोलना पड़ेगा और फिर उसके बाद के अंदर उसके अंदर सिलाई करनी पड़ेगी नए एलिमेंट्स के साथ। खोलने वाला काम करेगी हीट, और जो सिलाई करने वाला काम है वो कुछ एंजाइम्स होती हैं वो काम करती हैं। इन एंजाइम्स को 1960 के अंदर ई कोलाई नाम के एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से निकाला गया। होती ये एंजाइम्स सभी के सभी जीवों के अंदर हैं, हर सेल के अंदर ये होती है। अगर नहीं हो, सेल रेप्लिकेट ही नहीं कर पाए, तो ई कोलाई के अंदर से इसको निकाला गया और गर्म करने के बाद में जो ठंडा होके जो रेशे अलग हो गए थे उसके अंदर डाल दिया। तो उसने क्या किया, एक सीढ़ी की 2 सीढ़ी बना दी। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहली चीज तो महत्वपूर्ण है गर्म करना, 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना। उसके बाद में क्या है, उसके अंदर एंजाइम्स डाल देना। तो वो एंजाइम्स जो है वो उसको रेप्लिकेट करेगी, एक सीढ़ी से 2 सीढ़ियां बनाएगी, यानी एक कॉपी से 2 कॉपी बनाएगी, या एक वायरस से 2 वायरस का स्ट्रेन बनाएंगी। इस प्रकार से ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है। बार बार क्यों किया जाता है? क्योंकि हर बार गर्म करके ठंडा करते हैं तो डबल होते जाते हैं वो। वैसे ये सिस्टम इतना आसान नहीं था। कारण उसका क्या था कि पुराने वाली जो एंजाइम्स थी, क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं तो एंजाइम्स खत्म हो जाती हैं, तो हमेशा नई एंजाइम्स डालनी पड़ती है। तो आदमी को अलग से बैठ के उसके अंदर नई एंजाइम्स डालनी पड़ती थी। इस वजह से बहुत समय लगा करता था और ये बहुत ही खर्चीला भी हुआ करता था। मगर समय के साथ में टेक्निक में सुधार हुआ और साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की। उन्होंने क्या किया, ऐसे बैक्टीरिया जो 80 डिग्री 90 डिग्री के ऊपर भी पाए जाते हैं, मतलब खौलते पानी में पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि खौलते जो झरने हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, वहां से बैक्टीरिया लिए, उसके अंदर से एंजाइम निकाली। अब ये एंजाइम है 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इसका कुछ बिगड़ना नहीं था। तो इन्होंने सैंपल लिया, सैंपल के अंदर ये एंजाइम डाली, उसको गर्म किया तो वो सारे के सारे फैल गए। उसको ठंडा किया तो ये एंजाइम ने उनको रेप्लिकेट कर दिया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया। हर 5 मिनट के अंदर गर्म ठंडा करते गए। इसलिए जो हफ्तों के अंदर जो रिएक्शन होनी थी वो दिनों के अंदर होने लग गई। और ये जो तरीका है इसको बोला गया RT-PCR। तो RT-PCR से पहले कई करोड़ कॉपियां बनाई गई, जिसके अंदर आपको मैंने जैसे बताया कि रेशों से अलग करने का काम किया गर्मी ने 90 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने से, और इन एंजाइम्स की मदद से उनको रेप्लिकेट किया गया, 1 से डबल किया गया। और अंत में क्या हुआ, जब बहुत सारा सैंपल आ गया तो उसके जो हिस्से हैं दोबारा से गर्म करके जो अलग अलग हुए हिस्से हैं उनको चेक कर लिया गया कि वायरस वाला हिस्सा इसके अंदर है कि नहीं। इसको कहते हैं RT-PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जी ये टेक्निक चल रही है। आपका जो सैंपल लेके जाते हैं उसके साथ में ये सब कुछ होता है, और वायरस के जेनेटिक मटेरियल के करोड़ों कॉपियां बना के उसके अंदर से छोटी सी चीज को चेक किया जाता है, और अगर वो वहां पे मिल जाता है तो उसको पॉजिटिव करार दिया जाता है। और ये जिस दिन संक्रमण होता है, एक छोटा मोटा वायरस भी अगर कांटेक्ट में आ गया तो उससे ये काम हो जाता है। मगर जो रैपिड टेस्टिंग किट है वो इसमें फेल इसलिए क्योंकि वो वायरस को आइडेंटिफाई ही नहीं करती है। वो किसको करती है? वायरस के विरोध के अंदर जो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है वो उसको देखती है। बॉडी एंटीबॉडीज कैसे बनाती है और वैक्सीन के अंदर इसका क्या काम है, वो अपना नेक्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर आपको ये भी पता पड़ेगा कि हम जो नया जो तकनीक है जिसको RNA वैक्सीन कहते हैं, जिससे अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं बनी है, उससे हम वैक्सीन भी बनाएंगे। और आने वाले समय के अंदर कोई भी वायरस होगा उसकी 2 महीने के अंदर हम नई वैक्सीन तैयार कर देंगे। ये माना जा सकता है कि ये जो कोरोना काल है ये अंतिम ऐसा काल है जिसके अंदर हम सबको लॉकडाउन होकर बैठना पड़ा है। आगे भी अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर उसकी वैक्सीन आ जाएगी। आपको समझ में आती है मेरी बताई हुई बातें, तो मैं 11th 12th का पूरा सिलेबस के लिए वीडियोस बना रहा हूं। मेरा खुद का चैनल है नीट गुरु के नाम से। नीट
नीट मेडिकल एंट्रेंस के हर एक टॉपिक के बारे में मैं धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगा जो 11th 12th के बच्चों के लिए बेहद यूजफुल रहेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ यानी डॉक्टर यशवंत चौधरी के साथ में यहां पर और नीट गुरु पर। वायरस इतने अजीब क्यों होते हैं और इसके बारे में और क्या जो चीजें हैं आप जान सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वायरस का इन्फेक्शन पाथवे ऐसा होता है, वो डीएनए आरएनए दोनों तरीके से हो सकते हैं। वायरस में हेड होता है, टेल होता है, और जो हेड है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है।